तो चंदन देखो, ऐसा है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जब अर्थव्यवस्था को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा समझते हुए चलना, चीज़ों को समझने वाला ये टॉपिक है। ठीक है। हाँ, 12 की माइक्रो ये वाली जो है ये सिलेबस में है यूपीएससी के। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय ये मैक्रो इकोनॉमी है। वशिष्ठ वो करके जो है ना, क्या 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 नाम है उसका, कुछ जो भी है, मैक्रो वाली है। ठीक है। अब देखो, इकोनॉमी में हम लोग यानी अर्थव्यवस्था में, या जो हमारी इकोनॉमी है, कभी भी अगर बात होती है कि भाई अर्थव्यवस्था की जहां भी बात आएगी, वहां पर पहला नाम किसका आता है? पैसे का। ठीक है ना। कोई आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, यानी उसके पास कितना पैसा है। तो इसीलिए जब भी हम मैक्रो इकोनॉमी, देखो दो होता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो, नॉर्मली माइक्रो उसकी से कहते हैं, मतलब बिना इकोनॉमिक्स के से हटा दो, ऐसे मुझे खाली बताओ कि माइक्रो किसे कहते हैं। माइक्रोस्कोप कहते हैं, मतलब सूक्ष्म। तो माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, समझ रहे हो? और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है। जब अर्थव्यवस्था को, मान लो केवल एक परिवार के रूप में हम देख रहे हैं, केवल एक परिवार की आर्थिक स्थिति ये सब के बारे में हम अगर देख रहे हैं, तो एक तरीके से वो बड़ा छोटे लेवल पे है, तुलनात्मक रूप से किसके? इन कंपैरिजन टू, अगर हम कहें कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, या पूरे भारत के पास पैसा कितना, तो भारत की जब हम बात करेंगे तो मैक्रो आएगा, क्योंकि पूरा। और बड़ा तो विश्व की, समझ रहे हो? तो ये और बड़ा हो गया। तो जब हम बड़े बड़े स्तर पे, बड़े बड़े लेवल्स पे हम जब इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, तो वहां पर ये टर्म हमें, ये किताब उससे रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमी। यहाँ पर पूरे भारत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को गिना जाएगा, जोड़ा जाएगा, ये सारी बातें हम लोग इसमें, इस किताब के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। और वहीं से हमारा जो पहला टॉपिक है, दैट इज योर नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय, बाहर निकल करके आती है। राष्ट्रीय आय मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्या? राष्ट्र का आय कितना है, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? ये लेखांकन। लेखांकन का मतलब, लेखांकन का मतलब होता है लेखा जोखा, अकाउंट बनाना। समझ रहे हो ना, कि कैसे निकालेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है। ठीक है ना। अब राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए कई सारे तरीके हैं। ठीक। राष्ट्रीय आय को जोड़ने के कई जो तरीके हैं, उनमें से एक तरीका हम ये कह सकते हैं कि है कि हम सीधे सीधे तौर पर क्या करें, जितने लोग पैसा कमा रहे हैं, भारत की टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन, सब जितना पैसा कमा रहे हैं, सबको हम क्या करें? जोड़ दें। भारत के प्रत्येक व्यक्ति की अगर आय को जोड़ दिया जाए, तो पूरे भारत का कितना अर्थ, मतलब आय है, वो बाहर आ जाएगी। आ जाएगी ना। अच्छा, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा, हम भारत के सभी व्यक्तियों का खर्चा जोड़ दें। बात समझना।
एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, अभी ये सेविंग वाला सिस्टम हटा देना कि तुम पैसा अपने जेब में रख रहे हो और बैंक में रख दे रहे हो, ये अभी हटा दो। अभी खाली तुम्हें ये बताओ, तुम्हें अगर पैसा दिया जाए तो तुम क्या करोगे? खर्च करोगे? अभी सेविंग वाला हटा दो सिस्टम, क्या करोगे? खर्च करोगे। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भारत में जितने भी लोग जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं उसको अगर हम जोड़ दें तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय आय। भाई जिसके पास जितना पैसा रहेगा वो उतना खर्चा करेगा, करेगा ना। तो या तो हम उसका इनकम जोड़ लें, या तो हम उसका क्या जोड़ लें, खर्च जोड़ लें, एक्सपेंडिचर उसका, ठीक है। इसी प्रकार के इसी तरीकों से हम क्या करेंगे कि नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे चैप्टर्स में आगे आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर ऐसा कैसे हो रहा। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका मुझे बताना। और बताओ, एक तरीका और बता दो जिससे कि आय को कैलकुलेट किया जा सकता है। एक तो खर्चा हो गया, एक हम्म, नहीं बता पा रहा, नहीं सोच पा रहे हो। मान लो कि मैंने तुमको 1,000 रुपए दिया, ठीक है। सेविंग भूल जाना, अभी अभी हम वो भारतीय जो दिमाग है ना कि 5,000 पाए तो 3,000 सेव कर लिए और 2,000 खर्च, अभी उसको हटा दो। अभी का सीन खाली ये रखो कि जितना पैसा तुमको दिया जाएगा उतना तुम खर्च करोगे, ठीक है। तो तुम वो पैसा मान लो मैंने तुमको दिया, मान लो मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिया। 5,000 तुम लेकर के गए और अपने लिए एक जीन्स खरीद करके ले आए। 5,000 की जीन्स तुम खरीद के ले आए, ठीक है। अब जब तुम 5,000 की जीन्स खरीद करके ले आए हो, एक बात कह रहे हैं, 5,000 की अगर तुम मान लो जीन्स खरीद के ले आए तो तुम्हारे पास अब देखो देखने के लिए तीन चीजें हो गई। पहली क्या, पहला क्या कि तुम्हें 5,000 रुपए सैलरी मिली, तो एक तरीका ये था आय को कैलकुलेट करने का कि तुम्हारा हम इनकम जोड़ दें पॉपुलेशन का। दूसरा, तुम जा करके 5,000 खर्चा कर दिए, या तो ये जोड़ लें। तीसरा ये हम जोड़ सकते हैं कि तुम जा करके क्या खरीदे, जीन्स। कितने की जीन्स थी? तो तुमने तीसरा तरीका हम कर सकते हैं क्या, भारत के अंदर कितने रुपए का सामान बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज भी यहां पर लिख देंगे, सेवाएं, वस्तु तथा सेवाएं, है ना। अगर भारत में पैदा होने वाले सारे उत्पाद, वस्तु या सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो ये पता लग जाएगा कि इसकी जो जीडीपी है यहाँ की वह इतनी है, ठीक है ना, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। और फिर हम उसी को लोग खरीदेंगे, सामान लोग खरीदेंगे, जो भी जीन्स वगैरह तुम खरीदोगे। और फिर उससे हम जोड़ करके कि भाई अगर 10,000 की जीन्स मान लो जैसे मुखर्जी नगर में 10,000 की जीन्स बिक रही है, अब मैं केवल जीन्स की बात कर रहा हूं, अभी उसमें तुम पेन, पेंसिल, रूम का किराया सब जोड़ो और मान लो एक वैल्यू आती है 1,00,000 रुपए, ठीक है। कि मुखर्जी नगर में 1,00,000 रुपए की वस्तुएं तथा सेवाएं जो हैं वह, तो मुखर्जी नगर की आय कितनी हो गई, समझ गया ना। अभी हम केवल ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं। तो तीन तरीके हो गए, या तो तुम्हारा इनकम देख लिया जाए, या तो तुम्हारा खर्च देख लिया जाए, या तो तुम कितने
मात्रा में वस्तुओं का उपयोग कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, इसको जोड़ लिया जाए। ठीक है ना? तो दुकानदारों से पता करना आसान है कि भाई कितना बिका तुम्हारा माल, बताओ मुझे। तो ये कुछ तरीके होते हैं, इनसे हम धीरे, पहले इन्हीं से हम जीडीपी निकालेंगे यानी सकल घरेलू उत्पाद निकालेंगे। फिर उसी सकल घरेलू उत्पाद से हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? ठीक। अब देखो यहां पर जो बात आती है वो ये, हम लोगों को ज्यादातर ध्यान जो है वह इस वाले पर देना है। ठीक है ना? हमको इस पे, क्योंकि ये सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है, और हम लोग इसको पढ़ेंगे क्यों बढ़िया माना जाता है, ये सारी बातें आगे समझ में आएंगी। अब देखो हम क्या जाने, गुड्स यानी कि वस्तुएं। ठीक है ना? तो देखो, वस्तुओं में एक यहां पर आपको दिखेगा, जब तुम पढ़ोगे ये किताब, तो उसमें तुमको जो दिख मिलेगा वो होगा क्या, अंतिम वस्तु। हेडिंग डालो अंतिम वस्तु। ठीक है? अब वस्तु जो है, गुड्स, चंदन, वो अब हम उनके प्रकारों को देख रहे हैं, क्योंकि हम किसके थ्रू पढ़ने जा रहे हैं, गुड्स के, है ना, वस्तुओं के थ्रू देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय को। तो हम किसको पढ़ रहे हैं अभी, वस्तुओं को। अब हम ये जानते हैं कि वस्तुएं वास्तविक रूप में कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है? वस्तुओं में अगर हम वर्गीकरण करें, मतलब कुछ प्रकार अगर हम देखें, अगर हम लोग उसको डिफाइन करें, तो वस्तुएं जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। पहला है तुम्हारा, तुमने लिखा है अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु। ठीक। अब देखो अंतिम वस्तु मतलब क्या, नाम में ही पता है कि ये जो अंतिम में है, अंतिम। कपास है, कॉटन, पेड़ है, पेड़ से कॉटन को निकाले, उसके धागे बनाए। धागा एक वस्तु है, धागा एक वस्तु है ना। और धागे से फिर क्या बना, कपड़ा, यानी शर्ट बन गई, पैंट बन गई, चादर बन गई, कुछ भी बन गई। तो अब चादर जो, मान लो तुम्हारे लिए शर्ट बन गई, अब शर्ट से कुछ और बना सकते हो क्या? हाँ? शर्ट क्या है, अंतिम वस्तु। समझ रहे हो ना? समझ गया ना? कहने का मतलब यह है कि अंतिम वस्तु वह होती है जो कि ऐसी मद या जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है। इसका अंतिम उपयोग कौन करेगा, उपभोक्ता, जिसको कि कंज्यूम करना है, कंज्यूमर को। अर्थात जिन्हें पुनः उत्पादन के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है, जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो हमने क्या किया, धागा बनाया, कपास से धागा बनाया। धागा भी एक गुड है, एक वस्तु है ना धागा। लेकिन धागे का प्रयोग कंज्यूमर यानी उपभोक्ता नहीं करेगा। उपभोक्ता करेगा किसका उपयोग, शर्ट का। तो इसलिए शर्ट वहां पर क्या हो जाएगी, अंतिम वस्तु। ठीक है? लिख लो इसको। इन वस्तुओं को पुनः उत्पादन प्रक्रम से, इन वस्तुओं को पुनः उत्पादन प्रक्रम से गुजरना नहीं पड़ता है, तथा इनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन, इन्हें हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फाइनल गुड्स।
फाइनल गुड्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गया ना फाइनल गुड क्या होता है। उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इनका उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है। इनका उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है, ठीक। अब नई हेडिंग डालना उसके नीचे, लिखना। अब पहला लिखे हो, पहला कौन सा है ये तुम्हारा, अंतिम वस्तु। अब दूसरा लिखो, सेकंड हेडिंग, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, अब देखो, नाम क्या पढ़ा तुमने, कंजम्पशन गुड्स या उपभोग वस्तुएं, ठीक है। कंजम्पशन गुड या उपभोग वस्तुएं कहते हैं। अब उपभोग का मतलब क्या होता है, हाँ? जो कि केवल और केवल जिसका कि सीधे रूप पे क्या किया जाए, उपभोग किया जाए। किसके द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा। यानी कि वह वस्तुएं जिनका की उपयोग उपभोक्ता के द्वारा डायरेक्ट किया जाए, मीन्स दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, ठीक है ना, आर कॉल्ड तुम्हारा उपभोग वस्तुएं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले ही, शर्ट, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, जैसे एनसीईआरटी में तुम्हारे अच्छे एग्जाम्पल्स देता है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा है क्या, चाय पत्ती, ठीक है ना, चाय पत्ती, पत्ती वहां से तोड़ी गई, उनको मशीन में प्रोसेस किया गया, और उसके बाद वो जो टी है वो तुम्हारे यहाँ पहुंची। तो उस चाय को तुम क्या करोगे, बना के पी जाओगे, तुम्हारे कंजम्पशन में आ गई, यानी उपभोग वस्तु है ना। दूसरा, व्यक्ति चाय खरीद के लाया। तुम देखो, उपभोग वस्तु एक तरीके से अंतिम वस्तु है, अंतिम वस्तु लग रही है ना। अब एक व्यक्ति आया चाय पत्ती लेकर के, और वो दुकान लगा करके, हम्म, तो अब उपभोग, तो क्या इस केस में वो चाय पत्ती उपभोग की वस्तु है? इस केस में नहीं है, क्यों? क्योंकि इस केस में उस चाय पत्ती को चाय बनाई गई उससे। बात समझ रहे हो ना। तो अगर ये घरेलू में कार्य के लिए होता कि हाँ भाई घर में आए, अब उसको हम सीधे खा गए, तब तो ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो चाय लेकर, वो चाय पत्ती लेकर के आया, उसने चाय बनाई और उस चाय को बेच दिया। बात समझ रहे हो ना। तो यहां पर ये उपभोग वस्तु नहीं हुई उस व्यक्ति के लिए जो चाय लेकर के आया था, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि कहाँ गया वो,
चलो नहीं मिल रहा है। अब यहां पर देखो, तो ये मुझे बताओ कि वस्तु, जो भी गुड्स हैं, वो फाइनल माने उपभोग 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 वाली वस्तुएं हैं, या अच्छा पहले आगे हम लोग उसके बाद में ये बताएंगे। तो पहला तुमने समझ लिया ना उपभोग वस्तु क्या है। दूसरा होता है तुम्हारा पूंजीगत वस्तु। अब पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं, इसके नाम में ही तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? पूंजी। तो कहीं भी अगर पूंजी लगाई जाएगी तो वो किस लिए लगाई जाती है? फायदे के लिए। तो पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिसका की कंट्रीब्यूशन या जिसका योगदान हम कुछ नए वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं। जैसे अब तुम एग्जाम्पल से समझते जाओगे, लोड नहीं लेना है ना, समझ रहे हो ना। उपभोग वस्तुएं समझ गए हो, जो डायरेक्ट तुम्हारी उपभोग में आ रही हो। घर में बना करके चाय कर दिए तो वो चाय पी लिए, तो वो तुम्हारे लिए चाय पत्ती उपभोग है, ठीक है ना। अब आता है क्या? पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तुएं जो हैं इनका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां से कि आपको क्या लेना हो? फायदा, क्योंकि आपने पूंजी लगा रही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स, ठीक। कैपिटल गुड्स कहा जाता है। जैसे हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था? सबसे पहला कौन सा वस्तु पढ़ा था? अंतिम वस्तु। कॉपी में देख लिया करो याद करने के लिए। कौन सा पढ़ा था? अंतिम वस्तु। अब ये बताओ, अच्छा उपभोग वस्तु तुम्हें अंतिम वस्तु लग रही थी ना? हाँ। अब मुझे बताना, एक कंपनी है जो ट्रैक्टर बनाती है। क्या बनाती है? ट्रैक्टर। अब उस कंपनी ने बना दिया ट्रैक्टर। अब वो ट्रैक्टर जो है वह, पहला हेडिंग क्या डाले थे तुम? नहीं नहीं, पहला सबसे पहला जब क्लास शुरू हुई है तो पहली वस्तु कौन सी पढ़ी है तुमने? अरे अभी पहला तुमने बताया तो था, अंतिम वस्तु ना। तो वो जो ट्रैक्टर है वह उस कंपनी के लिए तो अंतिम वस्तु है, ठीक है। लेकिन उस ट्रैक्टर का प्रयोग खेती में किया जाएगा, उससे अनाज निकलेगा, हाँ, और उस अनाज को बेचा जाएगा। तो कैप यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक ट्रैक्टर जो है यह एक ऐसी वस्तु है जिसमें कि हम निवेश अगर करेंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा? ठीक है। तो देखो, बात समझना, अंतिम वस्तु के रूप में तुम उपभोग उपभोग वस्तु भी देख रहे थे, चाय। और ट्रैक्टर भी उस कंपनी के लिए क्या था? अंतिम वस्तु था। लेकिन वह हमारे लिए अंतिम वस्तु नहीं है, उससे हम क्या कर रहे हैं? फायदा, लाभ ले रहे हैं। तो इस प्रकार की वस्तु जिनको की एक दूसरी लाइन में लगा करके और उससे दोबारा नई चीजों को उत्पन्न किया जाए, उस प्रकार की वस्तु को कहेंगे हम क्या? पूंजीगत। एग्जाम्पल, मशीन, कपड़ा बनाने की मशीन, समझ रहे हो ना। उसको आप भले यूज कर रहे हैं, लेकिन मशीन को यूज करके आप मार्केट में कपड़े भेज रहे हैं और उससे दोबारा क्या पा रहे हैं? फायदा पा रहे हैं। तो एक तरीके से उसमें तुमने क्या किया? पूंजी लगाई। तो वो कौन सी वस्तु हो गई? पूंजीगत वस्तु, यानी कि कैपिटल वस्तु। उपभोग वस्तु, डायरेक्ट खा पी गए,
पूंजीगत वस्तु जिसको कि लगाया और लाभ भी लिया उससे, जैसे मशीन्स हुई, ट्रैक्टर्स हुई। तो पूंजीगत वस्तु जो है, अभी हम लोग खैर उसको आगे देखेंगे। अब मुझे ये बताओ, उपभोग वस्तु जो तुम कंज्यूम कर लिए डायरेक्ट बाय द कंज्यूमर, और पूंजीगत वस्तु में तुम्हें क्या अंतर दिख रहा है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम थोड़ा सा और अच्छे से समझोगे। अच्छा, अब मुझे बताना, अब हम आते हैं अपने चाय वाले पे, एग्जाम्पल पे। पहला केस, चाय लाए और पी गए बना के, ठीक। दूसरा, चाय, चाय नहीं, चाय पत्ती है ना, दूसरी चाय पत्ती लाए और उसको क्या किया तुमने, दुकान पर खोल के दुकान, और चाय को बेच दिया, ठीक है ना, चाय को बेच दिया। इस केस में क्या है, चाय, पहले वाले केस में चाय किस प्रकार की वस्तु है जब तुम पी गए? पहले केस में जब चाय तुम लाए घर पे बना करके पी, उपभोक्ता यानी उपभोग वस्तु में आ गया। लेकिन दूसरे में, हेलो, हाँ, तो दूसरे केस में क्या हुआ कि अब यही चाय जो थी, अब किस में आ गई, तुम्हारे पूंजीगत वस्तु में। बात समझ रहे हो ना? तो ये मुझे बताओ कि क्या चाय जो हमारी है, इन दोनों केस में हम चाय का एग्जाम्पल लिए हैं, चाय क्या ऐसी वस्तु है? तो कोई वस्तु उपभोक्ता वस्तु या उपभोग वस्तु या कंजम्पशन गुड होगी या कैपिटल गुड होगी, यह कौन निर्धारित कर रहा है? वह वस्तु निर्धारित कर रही है। मतलब जैसे तुमने चाय पत्ती को देखा, तो तुम चाय पत्ती को देख करके ही ये बोलोगे कि ये उपभोग वस्तु है या ये तुम्हारी पूंजीगत वस्तु है। तुम उस वस्तु को देख करके बोलोगे कि उस वस्तु का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान हो रहा है, उसको देख करके बोलोगे योगदान पे। तुम यानी कि कोई भी वस्तु कंजम्पशन गुड यानी उपभोग वस्तु या कैपिटल गुड होगी, ये वो वस्तु नहीं डिसाइड करेगी। वह कौन डिसाइड करेगा? उसका उस अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है या किस प्रकार का योगदान है। उस चाय को अगर मैं उठा करके डायरेक्ट पी गया तो वह हो गई किसमें? उपभोग में, क्योंकि उसका योगदान यही था। उसी चाय को मैंने दूसरी जगह लगा दिया तो वह क्या हो गई? पूंजीगत। समझ गए ना? तो इसीलिए जो वस्तु है, उस वस्तु की, वस्तु क्या है ये नहीं डिसाइड करेगी कि वह कौन सी वस्तु है। उसका जो इकोनॉमी में जो भी उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा वो डिसाइड करेगा कि वह कौन सी वस्तु। क्लियर है यहां तक दोनों चीजें? ठीक। अच्छा, एक चीज और, जो उपभोग वस्तु है यानी कंज्यूमर, ये ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसको तुरंत क्या करना है? कंज्यूम कर लेना है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल गुड रहेगा यानी पूंजीगत वस्तु रहेगी, वह टिकेगी लंबे समय तक, या मतलब ज्यादा समय तक चलना है, उसको रहना है। जैसे मशीन्स,
अगर मशीन है तो वो एक ही बार में कपड़ा बना के और खत्म नहीं हो जाएगी, तब तो वो कंजम्पशन में आ गई, ये खप गई तुरंत। लेकिन वो बराबर 10 साल 15 साल तक वो मशीन चलेगी। तो वो मशीन जो है, वह मशीन जो है वह कैसी रहेगी, टिकाऊ रहेगी। तो कैपिटल गुड्स यानी कि पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं वह किस तरीके की होती हैं, टिकाऊ होती हैं। तो बात समझ रहे हो ना? समय के साथ उसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग ये सब जरूरत पड़ेगी, लेकिन वह टिकाऊ वस्तुएं हैं। ठीक। अच्छा, तो अब तुम लिखना चाहो तो लिख लो। उपभोग वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं या, समझ गए? ऐसी वस्तुएं तथा सेवाएं जिनका की उपयोग या उपभोग, उपभोग लिखना, ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिनका की उपभोग, जिनका की उपभोग उसी समय हो जाता है, उसी समय हो जाता है, उसी समय हो जाता है जब अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उसे क्रय किया जाता है। बात समझ रहे हो ना? जब अंतिम उपभोक्ता के द्वारा, when the good is purchased by the final consumer, means those goods which are consumed by the consumer the time he buys that good, मतलब जिस वक्त वो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदा उसी समय उसको निपटा दिया। ठीक। अब आ जाओ जरा, अब दूसरे उसी में लिखना पूंजीगत वस्तुएं में। ठीक। पूंजीगत लिखा, उसमें लिखो ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रवृत्ति की होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रवृत्ति की होती हैं और उत्पादन के प्रक्रम में उनका प्रयोग होता है। दोज गुड्स विच आर ड्यूरेबल इन नेचर एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और उत्पादन प्रक्रम में उनका प्रयोग होता है, ऐसी वस्तुओं को, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, पूंजीगत वस्तु कहते हैं। जैसे मशीनें इत्यादि। बात समझ गए? तो पूंजीगत वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं में पूंजीगत वस्तुएं जो हैं उनका क्या कहेंगे कि फीचर्स कहिए या दो उसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हमें क्या याद रखना है कि पहला ये कि एक तो वो टिकाऊ है, दूसरा उत्पादन प्रक्रिया में वह प्रयोग में आती हैं। बात समझ गए ना? और जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं वह टिकाऊ
नहीं होती हैं, टिकाऊ वो नहीं रहेंगी, उनको तुरंत कंज्यूम कर लिया जाता है। जैसे ही, जैसे सिनेमा हॉल में तुम मूवी देखने गए, वो एक सेवा है, मनोरंजन क्या है, सेवा है। तो मैं हम कहीं भी बात होगी तो वस्तु और सेवा दोनों की बात होगी, ठीक है ना। हर जगह ये गुड्स एंड सर्विसेज साथ में आते हैं, ठीक है। अब मूवी देखने तुम गए, तुम सिनेमा हॉल में गए, 3 घंटा बैठे मूवी देखे, मूवी खत्म, खा गए मूवी, कंज्यूम कर गए। अब ऐसा तो नहीं ना है कि मूवी लेकर के बाहर निकले हो, घर तक जा रहे हो और बस देखते चल रहे हो। वो जिस समय तुमने उसको खरीदा उसी समय तुमने उसको प्रयोग में ले लिया, वो हो गई क्या, उपभोक्ता। ड्यूरेबल नहीं होती। हर वो वस्तु जो ड्यूरेबल है, तो मुझे एक चीज का आंसर बताना कि हर वह वस्तु जो टिकाऊ है वह पूंजीगत वस्तु है। हाँ, है। अच्छा, ठीक। दुकान से गए, अब देखा, सारे वस्तुओं में घाच पात समझो। आज तक कभी भी तुमने किसी भी वस्तु को इस तरीके से नहीं देखा होगा, लेकिन अब देख रहे हो। अब मुझे बताओ, तुमने कहा कि वह वस्तुएं जो टिकाऊ हो उन्हें पूंजीगत वस्तु कहा जाएगा, ठीक, जो ज्यादा समय तक चले, साल, 2 साल, 3 साल चले। तुम गए दुकान और जा करके टीवी खरीद के ले आए, फ्रिज खरीद के ले आए, मोबाइल फोन खरीद के ले आए। मोबाइल फोन कै साल तक चलेगा, 2 साल। टीवी कै साल, लोगों की टीवी 10-10 साल चलती है, फ्रिज 15-15 साल चलते हैं। तो ये टिकाऊ है। तो ये पूंजीगत, पूंजी कैपिटल गुड्स यानी कि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनमें आएंगे कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, उपभोक्ता जो वस्तु है वो, या उपभोग वस्तु वो है जो कि तुरंत खा ली गई, तुरंत कंज्यूम गई, गए रास्ते में छोला भटूरा मिला, लपेट दिए, खत्म, वो तो हो गया उपभोक्ता वस्तु, वो टिकना नहीं है उसको। तुमने कहा कि पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ड्यूरेबल, जो कि ज्यादा समय तक टिकेंगी। मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये बात तुम्हारी हम मान ले रहे हैं। तो टीवी हम ले आए, अब टीवी तो टिक रही है, तो वो क्या पूंजीगत या कैपिटल गुड्स में आएगी, क्यों, फायदा, फायदा नुकसान नहीं अभी यहां पर देखा जाता है। उसका प्रयोग किसी और उत्पादन के लिए नहीं किया जा रहा है। जो तुमने उप कैपिटल वस्तु गुड्स का लिखा है डेफिनेशन, उसमें पहला तो लिखा है ना कि एक तो ये टिकाऊ होते हैं, दूसरे क्या, पढ़ो, उत्पादन के प्रक्रम में उनका, तो टीवी से कुछ उत्पादन करोगे क्या, नहीं करोगे ना। तो इसलिए ये कैपिटल गुड यानी कि पूंजीगत वस्तु में टीवी नहीं आएगी, भले ये टिकाऊ है। तो भैया फिर इसको किस ग्रुप में रखा जाए, है ना। तो ये आएगा। अब यहां पर क्या है, टीवी एक तरीके से कंजम्पशन गुड भी है, प्रयोग में जो खरीद रहा है कंज्यूमर वही उसको कंज्यूम भी कर रहा है, लेकिन इसकी टिकाऊपन ज्यादा है। बात समझ गए ना। और इसलिए इस प्रकार की वस्तुओं को हम लोग जिस श्रेणी में रखते हैं या जिस कैटेगरी में, द कैटेगरी इन विच वी पुट सच काइंड ऑफ गुड्स आर कॉल्ड टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। पूछेगा तुमसे क्वेश्चन में कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, तो दीज गुड्स आर मेड फॉर कंजम्पशन, ये कंज्यूमर के लिए बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है यानी जो इनका टिकाऊपन है ये बहुत हाई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। तो अब हेडिंग डाल लो, टिकाऊ टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इन्हें कहा जाता है।
ठीक। लिखना। अच्छा, इसमें भी ये मिलते जुलते कैसे हैं पूंजीगत वस्तुओं से? इनमें भी रिपेयरिंग होती है जैसे मशीन में रिपेयरिंग होती है ना, सब कुछ। लेकिन ये इनका जो मेन अंतर है वह यह है कि ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में इनका कोई योगदान नहीं है। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिख लेना। टीवी, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, ये उपभोग की वस्तुएं हैं, लेकिन पूंजीगत वस्तुओं जैसे, लेकिन पूंजीगत वस्तुओं जैसी टिकाऊ होती हैं। इनका जीवन काल आहार और इनका जीवन काल आहार और वस्त्र जैसी वस्तुओं की अपेक्षा लंबा होता है। ठीक। ठीक है, तो अब वापस से आते हैं हम लोग उस चाय वाले एग्जाम्पल पे। ठीक है। अब चाय वाले एग्जाम्पल में हमने आया, चाय को लिया। अगर हमने उस चाय को तुरंत पी लिया बना करके तो वो तो उपभोग वस्तु, और उसी को हमने क्या किया कि चाय बनाई और उसको बेच दिया, तो क्या वह उपभोग वस्तु रह गई? नहीं रह गई। ठीक। पूंजीगत वस्तु, लेकिन पूंजीगत वस्तु तो टिकाऊ भी होती है, और चाय तो वो खत्म है कि नहीं? अब क्या होगा? ऐसी वस्तुएं जो कि प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करके किसी, मान लो कंपनी ए है, मान लो एक कोई कंपनी है जिसका की क्या नाम है ए, उसने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था P1। हम P1 इसका नाम दे दे रहे हैं, वस्तु बना, कोई भी उत्पादन किया जिसका कि हमने नाम दिया P1। ए ने क्या बनाया? P1। अब ए ने रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल लेकर के, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल लेकर के रॉ मटेरियल लेकर के और क्या बनाया? प्रोडक्ट P1 बनाया, कुछ भी हो। ठीक है ना? अब इसके लिए ये क्या है? अंतिम उत्पाद है। ठीक है ना? इस कंपनी के लिए यह क्या है? लास्ट प्रोडक्शन। ये बना दिए प्रोडक्ट P1। अगर यह जो इनका प्रोडक्ट बना, ये अब प्रोडक्ट कभी कभी हमको क्या देखने को मिलेगा कि किसी इंडस्ट्री में, कोई इंडस्ट्री है बी, पहले थी ए, अब यह दूसरी इंडस्ट्री है बी। ठीक। अब बी के लिए हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट वन इन्होंने जो बनाया, यह इस बी के लिए क्या हो? कच्चा माल हो। कैसे? अभी समझते चलना। ठीक। इस इनका जो फाइनल प्रोडक्ट था, हो सकता है कि इस कंपनी बी के लिए यह कच्चे माल के प्रयोग में आए और यह प्रोडक्ट बनाए P2। तो ये जो P है,
यह क्या होगा, इस प्रकार के वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की वस्तुओं को हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। हेडिंग डालो मध्यवर्ती वस्तुएं। समझ गए। अब मध्यवर्ती वस्तुओं को तुम समझो, अब बात समझ रहे हो ना। एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी। ए ने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यह जो प्रोडक्ट उनका बना वह बी के लिए कच्चे माल के रूप में है। कैसे? मान लो एक एक किसान है, वह बीज लेकर के आया आलू के, ठीक है। वह क्या किया, कच्चा माल उसके लिए क्या था, वह आलू के बीज उसने बनाया और क्या प्रोडक्ट बना दिया, आलू। ठीक, आलू इज फाइनल प्रोडक्ट। अब या तो वो खा जाए, मैंने वही बोला, वस्तु क्या है इससे नहीं वो डिसाइड होगा, उसका योगदान क्या है उससे डिसाइड होगा। मान लो इसने 10 किलो आलू पैदा किया, 5 किलो खुद खा गया और 5 किलो ये बेच दिया। यह 5 किलो जो है यह उपभोग वस्तु बन गई, ठीक। और 5 किलो जो था यह उसके लिए पूंजीगत हो गई, क्योंकि उससे उसने फायदा प्राप्त किया, ठीक है। अब देखो, अब ये जो 5 किलो आलू था, तो ये 5 किलो जो पहले खुद खा गया वो तो खा गया, अब बचा कितना, 5 किलो। अब यह 5 किलो वह बेचेगा। ये 5 किलो जो आलू था एक समय उपभोग वस्तु था, तुरंत खा गए। लेकिन ये दूसरा 5 किलो है, यह ये खरीद ली एक कंपनी जिसका नाम था लेज या अंकल चिप्स। बात समझ रहे हो ना। लेज के लिए अब ये 5 किलो जो इस एक समय में उपभोग वस्तु था उसी का, अब इसके लिए क्या बन गई, कच्चा माल। और ये क्या हो गया, इससे चिप्स बना दिया कि लो भैया अब तुम चिप्स खाओ। बात समझ रहे हो ना। दूसरा एग्जांपल, चाय वाला, समझ रहे हो ना। चाय लेकर के आए, खुद बना करके पी गए, या फिर उसको दूसरे लाइन में लगा दिया। चाय इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक चाय वाला, एमबीबीएस चाय वाला, कई सारे चाय वाले हैं ना, तो उनके लिए वह चाय क्या है, अब रॉ मटेरियल हो गई, कच्चे माल के रूप में आ गई। तीसरा एग्जांपल लो, ऐसी कंपनी जो आयरन स्टील की चादरें बनाती है। तुमने देखा स्टील की चादर जो रोल करके कई कई मालगाड़ी के ऊपर लदी हुई जाती हैं, ट्रेन से देखे होगे। अब वह कंपनी जो स्टील की उन चादरों को बना रही है, उनके लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है, वह स्टील की चादर। लेकिन एक कंपनी है जो ट्रैक्टर बना रही है, वह कच्चे माल के रूप में उस स्टील की चादरों को खरीदेगी जिससे कि ट्रैक्टर की बॉडी बनेगी। बात समझ रहे हो। तो यहां वह स्टील की चादर, तुम समझ रहे हो ना, वह गुड जो कि मध्यवर्ती प्रक्रिया में यूज हो रहा है, यानी मिडिल में यूज हो रहा है। एक इंडस्ट्री के लिए वह फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री उसका प्रयोग एक रॉ मटेरियल की तरह कर रही है। तो उस प्रकार के प्रोडक्ट को हम कहेंगे इंटरमीडियरी गुड्स या मध्यवर्ती गुड्स। समझ गए, लिख लो। इन वस्तुओं का उपयोग, दीज गुड्स आर यूज्ड, इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य उत्पादक आगत सामग्री के रूप में कर सकते हैं। जैसे जैसे हाँ, इन वस्तुओं का उपयोग अन्य उत्पादक आगत सामग्री के रूप में कर सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग, जैसे ऑटोमोबाइल ठीक है। तो द गुड्स विच
do not end up in final consumption as well as they are not consumption good also are called intermediary goods. ठीक, तो ये तीन प्रकार के हमने आज गुड्स पढ़ लिए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ नया देखेंगे. ठीक है.